नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस नए साल में हम एक नई शुरुआत करते हैं। आपका पाठ्यक्रम लगभग पूरा होने ही वाला होगा और साथ में सेकंड सेमेस्टर कक्षा 10वीं डीबीएससी बोर्ड के अंतर्गत जो आपकी परीक्षाएं हैं वो लगभग 10 फरवरी के आसपास होने की पूरी संभावना है। जैसे सीबीएसई बोर्ड की आपकी फाइनल परीक्षाएं होती हैं उसी के आसपास आपकी भी डेट आने वाली है। इससे पहले आपके रेडीनेस एग्जाम होंगे। अगर पिछले सेशन की मैं बात करूं तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आपके रेडीनेस की डेट शीट आ गई थी और 10 फरवरी के आसपास आपके फाइनल पेपर की डेट शीट आ जाती है। पेपर आपके लगभग शुरू हो जाते हैं। तो अभी बहुत कम समय आपके पास है। साथ में अभी विंटर ब्रेक है, लेकिन 9th से लेके 12th क्लासेज के लिए विंटर ब्रेक नहीं है। आपकी रिमेडियल क्लासेस लग रही है, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए और अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, साथ में रिवीजन कीजिए। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं सेमेस्टर 2 के सिलेबस के बारे में। हिंदी विषय का क्या क्या पाठ्यक्रम है, यूनिट 4 का जल्दी से हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे और एक सैम्पल पेपर भी देखेंगे और पिछले साल का रेडीनेस पेपर भी हम देखेंगे। तो आइए इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम यहाँ पर देख सकते हैं। सेमेस्टर 1 का जो आपका पाठ्यक्रम था उसमें भी 3 यूनिट थी, 3 इकाई थी। बिल्कुल ऐसे ही सेमेस्टर 2 यानी फाइनल टर्म का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें भी 3 इकाई है। फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट आप पढ़ चुके हैं, मिड टर्म का पेपर आप दे चुके हैं और मिड टर्म का जो पेपर का पैटर्न था बिल्कुल वैसा ही पैटर्न आपका फाइनल टर्म का जो पेपर आने वाला है उसका पैटर्न होने वाला है। तो अब हम बातचीत करेंगे यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6 की। यूनिट 4 का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं। आप हिरोशिमा कविता पढ़ते हैं, संस्कृति निबंध है, इन दोनों को आप पढ़ते हैं। 2 ही पार्ट है यहाँ पर और व्याकरण में आपके ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। वाक्य किसे कहते हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। वाक्य और उपवाक्य में आपको वाक्य किसे कहते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य होता है, साथ में आश्रित उपवाक्य होता है और आश्रित उपवाक्य के भी आगे 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 से 3 प्रश्न पूछने की संभावना है। अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने पाठ्यक्रम किया होगा, तो मैं जो बातें कर रही हूँ आप मेरी बातों के साथ लिंक करके देख सकते हैं। प्रतिवेदन और रिपोर्टाज, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो प्रतिवेदन और रिपोर्टाज क्या होता है? दोनों लगभग एक ही पैटर्न से लिखे जाते हैं। प्रतिवेदन में हम किसी विषय के बारे में या कोई भी घटना घटित हुई है या कोई कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में विशेष जानकारी लिखते हैं और रिपोर्टाज में भी हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो दोनों लगभग एक ही पैटर्न से लिखे जाते हैं। तो जब हम इसके सिलेबस के बारे में पूरी बातचीत करेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे इसका क्या पैटर्न है। यूनिट 5 का जो पाठ्यक्रम है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मनुष्यता कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की। मानवीय करुणा, यहाँ टाइपिंग एरर है, करुणा होगा, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये आपका संस्मरण है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। संधि परिचय भेद सहित, तो संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, वो भी आपको पढ़ने हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साक्षात्कार विधा और जीवनी लेखन। साक्षात्कार विधा में आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू कैसे लिया जाता है आप अच्छे से वाकिफ होंगे टीवी के माध्यम से, और वैसे भी आप जानते हैं 2 लोगों के बीच में जो बातचीत होती है तो उसको हम इंटरव्यू या साक्षात्कार विधा के रूप में लेते हैं और ये संवाद शैली में लिखा जाता है और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। जीवनी लेखन का जो टॉपिक है यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। तो जीवनी लेखन यानी किसी भी कवि और लेखक के जीवन के बारे में पूरा परिचय देना होता है आपको। और आपका कुल जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल 6 पाठ हैं और 6 पाठ के जो कवि और लेखक हैं उनके बारे में ही जीवनी परिचय पूछा जाएगा। इस सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। मान लीजिए हिरोशिमा कविता के कवि का नाम है अज्ञेय
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, तो इनके जीवन के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए, याद कर लीजिएगा क्या क्या उनके जीवन से संबंधित बातें हैं। संस्कृति है भदंत आनंद कौशल्यायन जी की, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मनुष्यता कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, तो मैथिली शरण गुप्त जी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का पाठ है, तो इसको भी आप अच्छे से जीवनी परिचय के रूप में याद कर सकते हैं। सबसे खतरनाक कविता अवतार सिंह संधू, पंजाबी लेखक हैं, पाश भी इनको कहा जाता है, इनके जीवन के बारे में आप याद कर सकते हैं। गिरगिट कहानी रूसी कहानी है एंटोन चेखव की, तो इनको आप छोड़ सकते हैं। भदंत आनंद जी को भी छोड़ सकते हैं। अगर 4 जीवन परिचय भी आप कर लेते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो सबसे खतरनाक कविता है गिरगिट कहानी है, ये रूसी कहानी है, इसका अनुवाद आप हिंदी में पढ़ेंगे। पद परिचय, यहाँ से भी 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। पत्र लेखन नया टॉपिक आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था, 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। कविता लेखन ये मुश्किल थोड़ा सा कह सकते हैं, तो कविता लेखन का जो प्रश्न है या तो ऑप्शन में दिया जाएगा, बिल्कुल इंडिपेंडेंट प्रश्न नहीं दिया जाएगा, ऑन द स्पॉट आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, जैसे वसंत ऋतु के बारे में अपनी कल्पना के आधार पर कविता बनाइए, या अपने जीवन के आधार पर, जीवन के संघर्ष के आधार पर, देश के ऊपर कविता बनाइए, यानी कि आपके आम जीवन से, रियल लाइफ से जुड़े हुए कोई भी टॉपिक हो सकते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये विकल्प के रूप में, ऑप्शन के रूप में, यानी कि इनके साथ दूसरा प्रश्न और होगा, आप उसको भी कर सकते हैं। और अगर आप में प्रतिभा है और आप शब्दों के साथ खेल लेते हैं, जैसे कवि खेलते हैं, और तुकबंदी कर लेते हैं और किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छा सोच लेते हैं, तो आप कविता भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा पाठ्यक्रम था, और ये पूरा जो पाठ्यक्रम है यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए अब हम एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं और रेडीनेस पेपर देख लेते हैं। इस वीडियो में सैम्पल पेपर, रेडीनेस पेपर को हम सोल्व नहीं करेंगे, अलग से किसी वीडियो में हम विस्तार से बातचीत करेंगे। बस हम सैम्पल पेपर को अभी देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पिछले साल का रेडीनेस पेपर है हिंदी का। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मिड टर्म में 9th क्लास में भी आप पेपर दे चुके हैं। DBSC बोर्ड का पैटर्न अब आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप बिल्कुल फैमिलियर हो गए हैं। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश आते हैं। पिछले साल तक अपठित गद्यांश आपके 2 आते थे, लेकिन इस बार 1 अपठित गद्यांश आएगा और 1 अपठित काव्यांश आएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो ऐसा है कि ऑन द स्पॉट आपको कोई भी नया गद्यांश या पद्यांश मिल सकता है, तो इसकी विशेष तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी रीडिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से ऑन द स्पॉट हिंदी का कोई भी कंटेंट पढ़कर अच्छे से उत्तर दे पाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 आपके MCQ बेस्ड होते हैं और 2 आपके लिखित उत्तर वाले होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2 अपठित गद्यांश है, लेकिन ये पिछले साल का है। इस साल जैसा कि मिड टर्म में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया था पेपर के पैटर्न में, तो 1 ही अपठित गद्यांश आएगा और 1 ही अपठित काव्यांश आएगा। तो इसको मैं पढ़ती नहीं हूँ, इसको अभी हम हल नहीं करेंगे, आप इसे वीडियो को रोक कर देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं अपठित काव्यांश में, और 2 लिखित तौर पर उत्तर देने वाले होते हैं और 3 MCQ बेस्ड होते हैं। इसके बाद जो दूसरा खंड है, मिड टर्म के पेपर को ध्यान में रखिए। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ हैं, कुल आपके 6 पाठ हैं, तो वहाँ से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। लगभग 1-1 प्रश्न हर एक पाठ से पूछा जाएगा। तो सभी पाठों को आपने ध्यान से पढ़ना है, उसकी विषय वस्तु को समझना है, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे जाए तो आप वहाँ से छोड़कर नहीं आए। उसके बाद व्याकरण से आप देख लीजिए। तो व्याकरण में आप देखो, उपवाक्य की हम बात कर रहे थे, तो उपवाक्य से प्रश्न पूछ लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर पद परिचय से प्रश्न पूछ लिया गया है, जो हम पाठ्यक्रम में टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पद परिचय से दूसरा सवाल पूछ लिया गया है, संधि से जुड़ा हुआ सवाल है, और यहाँ पर अव्यय से जुड़ा हुआ सवाल है। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये आपको लिखित उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। यहाँ से भी पद परिचय से प्रश्न पूछा गया है। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य और विधेय, उसके बारे में अच्छे से बताते हुए आपको उदाहरण देना है। आगे आप देख सकते हैं, क्रिया विशेषणों का वाक्य प्रयोग कीजिए, उनका भेद पहचान कर उनका नाम भी लिखिए। तो ये अव्यय से प्रश्न पूछ लिया गया है। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, पद परिचय के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये आप अच्छे से जानेंगे। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जब हम उसको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो व्याकरण के नियम में वो बंध जाता है। कहीं पर कर्ता बन जाता है, विशेषण बन जाता है, क्रिया बन जाता है, तो उसको हम पद कहते हैं। संधि विच्छेद से प्रश्न पूछा गया है। तो सारे जो टॉपिक आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित है, वहाँ से 1-1, 2-2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं।
और ये जो खंड 3 है, पिछले साल ये व्याकरण के बाद में आता था, लेकिन मिड टर्म की परीक्षा में आपने देखा होगा पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले पूछे जाएंगे। पहले 5 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन प्रश्नों को। उसके बाद ये रचनात्मक लेखन से आपका खंड दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्टाज जिसकी हम बात कर रहे थे। तो आपके विद्यालय में 4 फरवरी को रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया गया है। आपकी इसमें क्या सक्रिय भागीदारी रही है, आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आप ये मान के चलिए। और इस समारोह पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है 60 से 80 शब्दों में। तो पूरी रिपोर्ट की जानकारी आपको देनी है। 4 फरवरी को ये ब्लड डोनेशन कैंप आपके स्कूल में आयोजित किया गया था, तो उसके बारे में आपने अपनी कल्पना के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके लिखनी है। सोशल मीडिया के प्रभावों का उल्लेख करते हुए समाज में आए बदलाव पर प्रतिवेदन तैयार करना है। प्रतिवेदन यानी कि पूरी जानकारी देनी है, सूचना देनी है इस टॉपिक से संबंधित। पैराग्राफ्स की फॉर्म में आपको लिखना होता है, बाकी डिटेल में इसका जो पैटर्न है, इसका जो प्रारूप है, उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। आगे आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर रचनात्मक लेखन से है और ये पत्र लेखन से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। आपके विद्यालय में कैंटीन की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो उसके बारे में इस समस्या का समाधान करने के लिए औपचारिक पत्र है। और ऑप्शन में आपको दूसरा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर भी पत्र लिखना है। ये अनौपचारिक है कि अपने आसपास अनेक अशिक्षित लोगों को आप देखते हैं। अशिक्षित यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको साक्षर बनाना है, यानी कि उनको पढ़ना लिखना सिखाना है। तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। इसकी जानकारी देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। आगे देखो, जीवनी परिचय की हम बात कर रहे थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व। कृतित्व क्या होता है, कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी है, और व्यक्तित्व क्या होता है कि उनके जन्म उनका कहाँ पर हुआ है, उनका बिहेवियर कैसा है, क्या शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, तो उनके बारे में जीवनी आपको लिखनी है। ऑप्शन में दिया गया था दूसरा, ये आपका साक्षात्कार लेखन था। तो साक्षात्कार लेखन में आपके पास सिचुएशन दी गई है कि आपके इलाके में मानव त्यागी युवा कार्यकर्ता द्वारा बाल मजदूरी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास में उनकी भावी योजनाओं को लेकर, भावी योजनाएं यानी भविष्य की योजनाओं को लेकर आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप बातचीत करेंगे, उनके जो डायलॉग्स हैं संवाद शैली में, और आप जो प्रश्न पूछेंगे उनको आपने साक्षात्कार की फॉर्म में लिखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये आपका रेडीनेस पेपर था। और इसके बाद एक सैम्पल पेपर भी हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप एक सैम्पल पेपर देख सकते हैं, जैसा आपका रेडीनेस पेपर है बिल्कुल वैसा ही ये सैम्पल पेपर है। अपठित गद्यांश आपका आया हुआ है, वही 5 प्रश्न पूछे गए हैं उसी पैटर्न पे। और ये जो आपकी फाइनल पेपर होते हैं उसमें आपको स्पेस भी दिया हुआ होता है, यहीं पर आपको उत्तर लिखने होते हैं। मिड टर्म की परीक्षा आप दे चुके हैं। पहले 2 गद्यांश पूछे जाते थे, लेकिन मिड टर्म में इस साल से इसका जो पैटर्न है थोड़ा बदल दिया गया है। एक ही गद्यांश आपका आएगा और एक ही काव्यांश आपका आएगा। तो इसको हम हल नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये पिछले साल का सैम्पल पेपर है। तो यहाँ पर व्याकरण से प्रश्न आप देख सकते हैं, संधि से प्रश्न पूछा गया है, साथ में ये अव्यय का भेद बताया गया है। यहाँ पर उपवाक्य के बारे में प्रश्न पूछा गया है, अव्यय के बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये आपका पद परिचय से संबंधित है। शब्द कब पद बन जाता है, जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर पद परिचय आपको देना है। और यहाँ पर उद्देश्य और विधेय की बात हो रही है वाक्य के बारे में, और ये निपात की बात हो रही है अव्यय के बारे में। ये संधि से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और ये पाठ्य पुस्तक से आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए हैं, अब 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले 5 पूछे जाते थे। और इसके बाद आपका रचनात्मक लेखन आता है। तो यहाँ पर रिपोर्टाज और प्रतिवेदन का टॉपिक आप देख सकते हैं। आपके स्कूल में विदेशी भाषा के प्रोत्साहन हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और उसके बारे में आपने एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना है। और आप विश्व पुस्तक मेले में भ्रमण करने गए हैं, वहाँ पर होने वाली गतिविधियों के बारे में कल्पना करके आपने एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन तैयार करना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको करना है। यहाँ पत्र लेखन से संबंधित टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर साक्षात्कार लेखन है और जीवनी लेखन। तो साक्षात्कार लेखन और जीवनी लेखन ऑप्शन में दे दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। अगर जीवनी लेखन के दोनों ही प्रश्न आते हैं तो फिर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यहाँ पाश के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया है। रेडीनेस में मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन से संबंधित पूछा गया था। तो लगभग 4 कवि और लेखक के बारे में अगर आप विस्तार से जान लेते हैं तो भी आपका काम चल सकता है।
या ऑप्शन में अगर साक्षात्कार वाला आएगा, कुछ कह नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि दोनों ही जो ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं वो जीवनी लेखन से पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करती हूँ पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी आपकी स्पष्ट हुई होगी, पेपर के पैटर्न के बारे में जानकारी स्पष्ट हुई होगी। और अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यूनिट 4 के सिलेबस के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका स्टूडेंट कंपेनियन है, इकाई 4, तकनीकी, समावेशी और संवहनीय विकास के साथ प्राकृतिक संरक्षण हमें कैसा करना है, ये आपकी इकाई का शीर्षक है। और यहाँ पर स्टूडेंट कंपेनियन आपने देखा ही होगा। यहाँ पर हिरोशिमा कविता के बारे में आप देख सकते हैं। हिरोशिमा कविता की मुख्य विषय वस्तु क्या है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिरोशिमा कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नागासाकी और हिरोशिमा 2 शहरों के ऊपर अणु बम गिराया गया था। तो इस कविता में विशेष रूप से हिरोशिमा के ऊपर जो अणु बम गिराया गया था उसकी त्रासदी के बारे में अज्ञे जी ने जो महसूस किया, जो उनके मन में जो पीड़ा उत्पन्न हुई, उस पीड़ा को वो समाज के सामने, अपने पाठकों के सामने लाना चाहते हैं। और ये जो कविता है बहुत बाद में लिखी गई थी, जब वो खुद जापान जाते हैं और जापान में वहाँ पर वो देखते हैं कि किस तरह से इतने सालों के बाद भी इस त्रासदी के निशान देखे जा सकते हैं। वो एक चौराहे पर देखते हैं कि एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर एक परछाई बनी हुई है, छाया बनी हुई है, और वो असली मानव की छाया थी। जब उनको पता लगता है तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो इस त्रासदी को इतना अधिक महसूस नहीं कर पाए थे जब ये हुई थी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सूचना के रूप में, जानकारी के रूप में ये सारी बातें सुनी थी, वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन बाद में जब उनको हिरोशिमा जाने का मौका मिला जापान की यात्रा के दौरान, तो वो जब देखते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनके मन में उथल पुथल मच जाती है कि ये किस तरीके की भयानक त्रासदी थी और ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है और इस तरह की घटनाएं भविष्य में कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर उस घटना को लेकर अज्ञे जी ने पूरी अपनी मन की व्यथा को प्रस्तुत किया है कि अचानक से जब ये अणु बम गिराया गया था तो एकदम से बहुत तेज से रोशनी होती है, ऐसा लगता है जैसे सूरज निकल आया है, लेकिन सूरज आसमान से नहीं निकला है बल्कि मिट्टी को फाड़ कर फटी मिट्टी से निकला है। एकदम से इतनी रोशनी होती है और एकदम से ही अचानक से अंधेरा छा जाता है, और जितने भी आसपास मनुष्य थे, जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे, वो सब एक पल भर में, एक क्षण भर में भाप बनकर उड़ जाते हैं। तो ये जो कल्पना है, इसको सोचकर भी हमारी रूह कांप जाती है। तो ये जो तकनीकी विकास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रगति की हम बात कर रहे हैं, अगर वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और मनुष्य का ही विनाश करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो ऐसे विकास का क्या फ़ायदा, ऐसी तकनीकी विकास का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर वही जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। कविता की व्याख्या पूरी तरह से मैं नहीं करूँगी क्योंकि इसका एक अलग से वीडियो बनाया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो विस्तार से इसकी व्याख्या शब्दार्थ के साथ की गई है और आप चैनल की प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो ये इस पूरी की पूरी कविता का सारांश है एक तरीके से, कि किस तरीके से वहाँ पर माहौल ऐसा बन जाता है कि आसपास सारे जो मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, वो सारे भाप बनकर उड़ जाते हैं, और उनकी जो भाप है किसी पत्थर से टकराती है तो उसके ऊपर वो छप जाती है। इसी तरीके से अगर सड़कों के ऊपर नीचे की तरफ अगर वो टकराती हैं तो सड़कों के ऊपर निशान बन जाते हैं। और ये कैसा मनुष्य का रचा हुआ सूरज था जो मनुष्य को ही भाप बनाकर पिघलाकर सोख गया। आज भी पत्थरों के ऊपर जो छायाएं हैं वो चीख चीख कर कह रही हैं कि ये किस तरीके का विकास है जो मनुष्य को ही एक पल भर में नष्ट कर देता है। आज के संदर्भ में इस कविता की प्रासंगिकता और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ से सवाल भी पूछा जाता है कि आज के संदर्भ में हिरोशिमा कविता की प्रासंगिकता, प्रासंगिकता का मतलब क्या होता है कि क्या आज भी ये संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है, क्योंकि आज तो हमने इतना तकनीकी विकास कर लिया है, न्यूक्लियर वेपन्स इतने बना लिए हैं, बहुत सारे देशों के पास इतनी न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में ताकत है। अगर युद्ध होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो आप कल्पना करके देख सकते हैं कैसा मंजर होगा। एक पल भर में पूरा का पूरा मनुष्य जाति, पूरी की पूरी, एक पल भर में पूरा विश्व, पूरी मनुष्य जाति का विनाश किया जा सकता है। तो हमें संभलने की आवश्यकता है, हमें वसुधैव कुटुंबकम के नियम के ऊपर चलने की आवश्यकता है, हमें धैर्य और शांति की आवश्यकता है, विश्व शांति की आवश्यकता है, ना कि हमें इस तरह के तकनीकी विकास की जो कि मनुष्य को ही भाप बनाकर सोख जाए।
तो ये पूरी कविता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से विस्तार से बातचीत नहीं करेंगे। विस्तार से अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ये पूरी व्याख्या वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा पाठ है यहाँ पर, तो दूसरा जो पाठ है वो है संस्कृति। भदंत आनंद कौशल्यायन जी का ये पाठ है, इनकी जीवनी भी आप पढ़ सकते हैं। तो संस्कृति जो पाठ है ये पूरा विस्तार से आपने पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर भदंत आनंद जी बताना चाहते हैं कि संस्कृति और सभ्यता क्या होती है। जब भी कुछ नया रचा जाता है, लेकिन वो मनुष्य की भलाई के लिए होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं होना चाहिए, मनुष्य के विकास के लिए होना चाहिए। जब भी कुछ नया रचा जाता है वो सब संस्कृति का हिस्सा बन जाता है, और उसी संस्कृति का जब अनुसरण किया जाता है आगे आने वाली पीढ़ियों के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, तो वो सभ्यता कहलाती है। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। उन्होंने उदाहरण के रूप में आग के आविष्कार को लिया है कि आग का आविष्कार पहली बार जब आदि मानव ने किया होगा अपनी योग्यता के आधार पर, सुई धागे का जो आविष्कार किया होगा वो संस्कृति है। और आज तक हम आग का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, अनेक रूपों में सुई धागे का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, तो वो हमारी सभ्यता है। तो ये महत्वपूर्ण बात इस पूरे पाठ में उदाहरण के माध्यम से समझाई गई है। साथ में विज्ञान का भी एक उदाहरण दिया गया है कि न्यूटन का जो नियम है, पहली बार न्यूटन ने अपनी बुद्धि से, उन्होंने न्यूटन के नियम दिए थे, तो वो सुसंस्कृत व्यक्ति कहलाएंगे और वो संस्कृति का हिस्सा है। आज भी विज्ञान के विद्यार्थी न्यूटन के नियमों को पढ़ रहे हैं, उनसे बहुत सारे शोध कार्य कर रहे हैं, तो वो सुसंस्कृत नहीं कहलाएंगे बल्कि सभ्य कहलाएंगे, और ये हमारी सभ्यता का हिस्सा बन जाएगा। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे और भी उदाहरण दिए हैं कि केवल इस तरह के आविष्कार, ये तो भौतिक संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन आध्यात्मिक संस्कृति में जो हमारे मन में करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है, प्रेम की भावना होती है, दूसरों की भलाई करने की भावना होती है, तो ये जो भाव होते हैं, दूसरों के लिए जो कुछ करने के भाव होते हैं, ये सारे जो भाव होते हैं वो भी संस्कृति का हिस्सा होते हैं। और ये जो संस्कृति है वो हमारी आध्यात्मिक संस्कृति कहलाती है, जो भावनाओं से जुड़ी हुई है, जो आत्मा से जुड़ी हुई है, और जो हमारी सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई है उसको हम भौतिक संस्कृति कहते हैं। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि भौतिक संस्कृति और आध्यात्मिक संस्कृति क्या होती है, या भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता क्या होती है। भौतिक का मतलब होता है वो सारी सुख सुविधाएं जो हमारे शारीरिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई होती है, सांसारिक सुख सुविधा बाहरी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुविधापूर्ण बनाने के लिए होती हैं। तो उनसे संबंधित जो भी खोज पहली बार की जाएगी वो भौतिक संस्कृति होगी, और उनका अगर प्रयोग किया जाएगा तो वो भौतिक सभ्यता कहलाएगी। जो हमारे मन के भाव हैं, जब हम बात कर रहे थे, एक माँ होती है अपने बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से कितना त्याग करती है, उसके मन में कितनी ममता होती है, या कोई भी व्यक्ति समाज की भलाई के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है, तो ये जो भाव होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, आध्यात्मिक संस्कृति का हिस्सा होते हैं। और ये बाद में अगर कोई व्यक्ति इनको देखकर प्रेरित होता है, अपने जीवन में अपनाता है, तो वो आध्यात्मिक सभ्यता बन जाती है। तो ये बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और बाद में उन्होंने कहा है कि जो नकारात्मक है, जो विनाश के लिए नई नई खोज की जाती है, ऐसा नहीं है कि समाज में सब कुछ अच्छा ही है, बुराई भी है। जो नकारात्मक खोज है उसको हम संस्कृति या सभ्यता में बिल्कुल भी नहीं रख सकते, क्योंकि संस्कृति और सभ्यता सिर्फ और सिर्फ क्या है, सकारात्मक। इसको हम नकारात्मक नहीं कह सकते, और जो नकारात्मक है वो सारी असंस्कृति और असभ्यता का हिस्सा बन जाती है। तो ये जो बातें हम बात कर रहे हैं ये सारे के सारे सारांश के रूप में, इस पाठ के सारांश के रूप में है, और यहीं से सवाल बनते हुए चले जाते हैं। सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। भौतिक सभ्यता क्या है, आध्यात्मिक सभ्यता क्या है, भौतिक संस्कृति क्या है, आध्यात्मिक संस्कृति क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। आध्यात्मिक संस्कृति के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। क्या आज के समय से कुछ उदाहरण पूछे जा सकते हैं। और अंत में आप देख सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, यानी कि जो दूसरों की भलाई के लिए नहीं होता है वो कूड़ा करकट है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, उसकी रक्षा नहीं करनी चाहिए। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज़ को पकड़कर नहीं बैठा जा सकता। जो मनुष्य की भलाई के लिए है, उसकी मित्रता के भाव को बढ़ाने के लिए है, विश्व शांति के लिए है, उसी की हमें रक्षा करनी है, बाकी चीज़ों को हमें छोड़ देना है। और मानव जो संस्कृति है वो अविभाज्य वस्तु है, वो तेरी या मेरी नहीं हो सकती, वो सभी की है। उसमें जितना अंश कल्याण का है, भलाई का है, वो हमें अपनाना चाहिए, और जो अकल्याणकारी है उसको हमें छोड़ देना चाहिए। वो असंस्कृति है, असभ्य हमें बनाती है।
तो ये मूल एक तरह से सारांश है, जल्दी से हम इसका रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे, हिरोशिमा कविता से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हिरोशिमा त्रासदी के बारे में कविता में क्या बताया गया है, ये त्रासदी किस तरह से मानव जीवन को प्रभावित करती है, क्या इस तरह की घटनाएं आगे भविष्य में होनी चाहिए, आपको क्या लगता है, प्रासंगिकता बताइए, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये दोनों जो पार्ट हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, आपने पढ़ ही लिए होंगे, सिलेबस आपका हो गया होगा लगभग। और व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण में आपके वाक्य और उपवाक्य के भेद, उसके बाद अव्यय और प्रतिवेदन और रिपोर्टाज। तो उपवाक्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है। वैसे किसी भी व्याकरण की पुस्तक में आप देखेंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आपको पता ही है। तो अगर मैं तीनों उपवाक्य की पहचान करने के लिए बताऊं तो आपके पेपर में इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। संज्ञा उपवाक्य में क्या होता है, हम एक वाक्य में, प्रधान वाक्य में कोई बात कहते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, समझाते हैं और ज़्यादातर 99% की सहायता से जुड़े होते हैं। कभी कभी की नहीं लगा होता तो रुकने के लिए कोमा भी लगा दिया जाता है। और वो जो बात होती है की के बाद जो जोड़ी जाती है, कही जाती है, पूछी जाती है, बताई जाती है, वो 100% संज्ञा उपवाक्य की होती है। तो आप अपने वाक्य को देख लीजिएगा। जैसे राम ने कहा, क्या कहा, वो सारी बात आपकी आगे आएगी। राम ने बताया, क्या बताया, राम ने पूछा, क्या पूछा, राम ने समझाया, इस तरह के वाक्य बनेंगे और की सहायता से ज़्यादातर जुड़े हुए होंगे या कभी कभी कोमा की सहायता से भी उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये 100% संज्ञा उपवाक्य में आएंगे। बाकी परिभाषा आप पढ़ ही सकते हैं। परिभाषा पूरी एक व्यवस्थित तरीके से व्याकरण की परिभाषा में दी जाती है। मैं सिर्फ आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य होता है उसमें विशेषता बताई जाती है। अब मान लीजिए जो प्रधान उपवाक्य में, उसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात हो रही होगी और उसकी विशेषता दूसरे उपवाक्य में बताई जाएगी। और ये जो होते हैं वो ज़्यादातर जो, जिसे, जिसका, जिन्हें, इस तरह के योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं, वह विद्यार्थी जो की सहायता से जुड़ा हुआ है, जो कल अनुपस्थित था, बीमार है। तो एक विद्यार्थी की बात हो रही है, एक विद्यार्थी, और उसकी विशेषता क्या है कि वो कल अनुपस्थित था, वो बीमार है। तो इस तरह के जो, जिसे, जिसका, जिन्हें, इस तरह के योजक शब्दों से जोड़कर हम उनकी विशेषता बताते हैं, वो विशेषण आश्रित उपवाक्य में जाते हैं। और इसी प्रकार से क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य में क्रिया की बात हो रही है प्रधान उपवाक्य में, और उस क्रिया की विशेषता दूसरे उपवाक्य में जोड़ी जाती है और वो क्रिया विशेषण उपवाक्य बन जाते हैं। और इसमें जब, तब, जैसा, वैसा, ऐसा, यदि, तो, इस तरह के योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब पानी बरसता है तो पानी के बरसने की बात हो रही है, पानी की बात नहीं हो रही। तो बरसना क्या है, क्रिया है। तब क्या होता है, तब उसकी विशेषता क्या है कि पानी के बरसने के बाद मेंढक बोलते हैं। तो जब और तब, जैसा और वैसा, ऐसा, तैसा, यदि, तो, इस तरह के योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा विस्तार से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अव्यय या अविकारी जो शब्द होते हैं, आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अव्यय या अविकारी शब्द, ये भी आपको कहीं पर भी किसी भी व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। और यहाँ पर लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये अव्यय होते हैं। ये मुख्य रूप से इसके 5 भेद आप देख सकते हो। क्रिया विशेषण आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। संबंध बोधक, दो वस्तुओं के बीच में वाक्य में संबंध दिखाने का काम करते हैं। मान लीजिए मेरे घर के सामने एक पेड़ है, तो मेरे घर और पेड़ के बीच में संबंध दिखाने के लिए के सामने शब्द का प्रयोग किया। तो इस तरीके से दो वस्तुओं के बीच में संबंध दिखाने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो अव्यय होते हैं संबंध बोधक। समुच्चय बोधक में हम जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये आपने पढ़े होंगे मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में भी पढ़े हैं। विस्मयादि बोधक में आप अच्छे से जानते हैं, इसमें हम अपने मन के भावों को, जैसे हर्ष है, घृणा है, शोक है, पीड़ा है, इस तरह के भावों को अभिव्यक्त करते हैं। और निपात जो होते हैं वो अपनी बात पर बल देने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे ये प्रश्न आता है, लेकिन मैं कहूँ मुझे ही ये प्रश्न आता है, तो ही मेरी बात पर बल दे रहा है कि मुझे ही आता है। फिर दूसरा ऑप्शन खुल जाता है कि दूसरे को नहीं आता, या मुझे भी आता है, यानी कि बाकी बच्चों को तो आता है लेकिन मुझे भी ये प्रश्न आते हैं। तो भी और ही, इस तरह के जो आपके निपात होते हैं वो वाक्य में बल देने का काम करते हैं, वो हमारी बात को और महत्वपूर्ण बनाने का काम करते हैं। तो इनको आप विस्तार से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपके लगभग 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे आपका रिपोर्टाज और प्रतिवेदन है, उसका प्रारूप भी आइए देख लेते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिवेदन क्या होता है। किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर, अगर देखा भी नहीं है तो छानबीन करके जो लिखित रूप में आपने पूरा विवरण तैयार करना होता है, सूचना देनी होती है, उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं। तो ये थोड़ी मुश्किल भाषा में लिखा गया है। मान लीजिए आपके घर में कोई कार्यक्रम होता है और वो पूरा कार्यक्रम घटित होने के बाद उसके बारे में आप अपने दोस्त को बता रहे हो, पूरी जानकारी दे रहे हो, जैसे हुआ था वैसा ही सोच सोच कर बता रहे हो। तो इसको, इस तरीके को अगर आप बोलकर बता रहे हो तो ये प्रतिवेदन, अगर आप बोलकर बताते हो वैसे ही उसको अगर लिखकर व्यवस्थित तरीके से आप लिखकर बताते हो तो उसको हम प्रतिवेदन कहते हैं, यानी कि सूचना देना, जानकारी देना। प्रतिविद, यहाँ थोड़ी और जानकारी आप देख सकते हैं, यानी कि पूरी जानकारी देना किसी भी घटना के बारे में, किसी भी विषय के बारे में। इस तरह की घटनाएं जो होती हैं तो उनको लिखकर जब हम व्यवस्थित तरीके से हम जब प्रतिवेदन तैयार करते हैं तो ये प्रतिवेदन आपका लिखने के लिए आता है। ऐसे रिपोर्टाज आता है, रिपोर्टाज में भी रिपोर्ट लिखनी होती है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम हुआ है और उसके ऊपर आपने एक पूरी रिपोर्ट लिखनी है कि कब शुरू हुआ, क्या क्या वहाँ पर कार्यक्रम हुए, किस तरीके से ये संपन्न हुआ और किस तरह से ये पूरा आयोजन किया गया, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देना। उसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिवेदन या रिपोर्टाज का प्रारूप आप देख सकते हैं, पैटर्न आप देख सकते हैं। आपके अनुभव से युक्त विभिन्न तथ्यों का विस्तृत लेखा जोखा, यानी कोई घटना हो सकती है, कोई कार्य योजना हो सकती है, उसके बारे में अगर आपने आंखों से देखा है या आप अपनी कल्पना के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बहुत विस्तार से जानकारी देते हैं तो उसको प्रतिवेदन कहते हैं। तो इसका जो प्रारूप है आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको टॉपिक लिखना होता है कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप ये जानकारी दे रहे हैं। मान लीजिए विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह। वार्षिकोत्सव समारोह क्या होता है? जो आपका एनुअल डे होता है। ये सवाल पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा भी गया था। फिर किस स्थान पर ये घटित हुआ था? तो विद्यालय परिसर में। उसके बाद दिनांक, कौन सी दिनांक को हुआ था, यानी कि जो हो चुका है उसी का तो आप प्रतिवेदन लिख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है जो भविष्य में होगा उसका आप लिखेंगे। ये हमेशा भूतकाल की घटनाओं पर लिखा जाता है। और फिर पैराग्राफ्स की फॉर्म में विस्तार से आपने जितनी शब्द सीमा दी गई है आपने पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखना है। और नीचे आपने अपना हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है, यानी कि किस व्यक्ति ने ये प्रतिवेदन तैयार किया है, ये रिपोर्ट तैयार की है। तो इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। और बीच में आप ये चारों तरफ लिखने के बाद इसको बॉक्स में फिट कर सकते हैं, जैसे विज्ञापन आप लिखते थे। जरूरी बातों में आपने यहाँ पर देख सकते हैं भाषा का ध्यान रखना है, सूचना देने वाली भाषा होनी चाहिए और बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा लिखने का प्रयास करना चाहिए। और जो भी बातें हैं उनको क्रम से लिखने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर एक लिखकर भी आपके लिए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। अपने विद्यालय में आयोजित 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह पर आपने एक प्रतिवेदन तैयार करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? शीर्षक लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गणतंत्र दिवस समारोह। उसके बाद कहाँ पर घटित हुआ है, आपका विद्यालय का नाम, दिनांक क्या है, और फिर ये पूरी रिपोर्ट आपको बतानी है क्या क्या हुआ था। और नीचे आपको सिग्नेचर करने, हस्ताक्षर, और आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपने तैयार करना है। और पेपर में आपका अवश्य पूछा जाएगा। तो कोई भी टॉपिक अगर आता है तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जानकारी आपके दिमाग में होती ही है, बस उसको इस तरीके से आपने लिखना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, साथ में आपकी तैयारी में मदद करेगी। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। यूनिट 5 का जल्दी से हम रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। अगर आप विस्तार से जानकारी देखना चाहते हैं तो चैनल पर क्लास 10th DBSC बोर्ड के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर आप देखना चाहते हैं, उनको विस्तार से वहाँ पर हल किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। आपकी परीक्षाओं के लिए और भविष्य की योजनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।